Am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? फाइन। लास्ट क्लास में हमने 3 इलस्ट्रेशन तक करे थे अपने पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इलस्ट्रेशन हुई थी। इसके आगे जो कुछ स्पेसिफिक केसेस है मैंने आपको बताने हैं। हमने एक शॉर्ट टर्म की कंप्यूटेशन सीखी थी और लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन सीखी थी। और फर्दर उसमें हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करना सीखा था कि हम किस वे से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे। क्या कैपिटल एसेट होंगी, कौन सी एसेट को कैपिटल एसेट कहा जाएगा और कौन सी एसेट को कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। और जिनको कैपिटल एसेट कहा जाएगा उसके ऊपर कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। ठीक। फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग पे आए थे। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने आपको बताई थी, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर टिल एक दिन पहले जो आपने सेल करा है, ट्रांसफर करा है, उससे एक दिन पहले तक आप कंसीडर उसे करेंगे काउंटिंग के लिए। और अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। फर्दर मेरे पास में आते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर की डेफिनेशन में वी आर हैविंग दीज पॉइंट्स, जिसमें ट्रांसफर का मतलब जो अब तक हम समझते हैं कि हमने एसेट बेच दिया, कि हमने कोई एसेट सेल कर दिया है तो हम उसे ही ट्रांसफर की डेफिनेशन पे लेते हैं और सिर्फ उन्हीं को ही हम टैक्स के दायरे में समझते हैं कि आएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जिसको ट्रांसफर के, यहाँ पे तभी सेल वर्ड नहीं लिखा, तभी यहाँ सेल नहीं लिखा। सेल के साथ में क्या टर्म दिए इन्होंने, ट्रांसफर करा है और ट्रांसफर को डिफाइन करा है प्रॉपरली कि हम किस आइटम को ट्रांसफर कहेंगे। फर्स्ट थिंग इज इन्होंने लिया सेल। सेल हुआ, आपने इसके बदले में कैश लिया। एक्सचेंज लिए है जिसमें आपने एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट ले लिया है, वो एक्सचेंज को भी इन्होंने ट्रांसफर मान के कवर अप करा है। यानी आप एक घर के बदले में कोई दूसरा घर ले रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि हमने घर बदली करा है। इट विल कंसीडर एज ट्रांसफर आपके लिए भी, और जो बी पार्टी है जिसके साथ आपने करा है उसको भी ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा आता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। रिलिंक्विशमेंट होता है कि आपका उस एसेट पे एक राइट है, आपने वो राइट वेव ऑफ कर दिया है, अब आप वो राइट नहीं ले रहे। जैसे कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, लिक्विडेशन के टाइम पे आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, आप कह रहे हैं मुझे नहीं लेना है। दैट इज रिलिक्विशमेंट होता है एसेट कि आपने उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया, बस आपने ट्रांसफर एक बार को कर दिया है। एक ऐसे ही नीचे दूसरा दिया हुआ है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट। अब ये राइट और रिलिंक्विशमेंट का, रिलिंक्विशमेंट मतलब आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया कि आपको पैसे लेने, आपने मांगा जी हमें पैसे नहीं चाहिए, बात खत्म, तो इवन उसको भी यहाँ ट्रांसफर के पार्ट में कंसीडर करा जाएगा। सेकेंड आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट। अगर आप राइट शेयर समझते हैं, राइट शेयर होते हैं जहां पर कंपनी ने आपके पास, जैसे आपका एक कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी ने आपसे पूछा कि आप लोग को शेयर लेना है या नहीं लेना है। दिस राइट, अगर उसने लेना है तो ले सकता है, उसने कैंसिल करना कैंसिल भी कर सकता है, देर इज नो सच कंपल्शन। इवन इस राइट को वो ट्रांसफर भी कर सकता है किसी और को। तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसने राइट दे दी है किसी और को तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है, उसको भी इसके अंदर ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर अप कर लिया गया है। कि मतलब अगर आपके पास राइट है और आप किसी राइट को भी आप किसी और को सेल आउट करते हो, अगर वो ट्रांसफरेबल है, आपने उस राइट को सेल आउट करा है, वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा और उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब, अगर आपने देखा हो कई बार क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, हाईवे बनाती है या मेट्रो रेल जहां जहां से उन्होंने निकाली, तो जो एरिया वाइड करने के लिए, रोड का स्ट्रक्चर वाइड करने के लिए व्हाट दे हैव डन, उन्होंने कुछ लोगों के घरों को क्रॉस करा या कुछ लोगों के घरों को हटाया, कुछ शॉप्स को हटाया और उसके बदले में उन्हें पैसे दिए गए। अब उस पर्सन की विश नहीं थी कि अपनी प्रॉपर्टी वहां से छोड़ के जाने की, बट गवर्नमेंट फोर्स हिम कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी हमें दो, हमने यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के लिए एरिया डिफाइन करा है, हम यहाँ मेट्रो स्टेशन बनाएंगे या हम अपनी रोड का स्ट्रक्चर वाइड करने के लिए ये एरिया चाहिए हमें। तो ऐसे में कंपल्सरी एक्विजिशन जो होता है कि गवर्नमेंट ने आपका मतलब कंपल्सरी है, लॉ के अंडर आपका एक्विजिशन कंपल्सरी, आपकी चॉइस नहीं है, इवन इन दैट केस उसको भी हम ट्रांसफर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर। लाइक दिस कि भाई मेरे पास में कोई एसेट है, मेरे पास मेरा घर है एसेट के तौर पे, अब मैं प्रॉपर्टी डीलर वाला काम करती हूँ, तो जो मेरा घर है मैंने उसी को ही अपने स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बना लिया और वहां पर इसको सेल आउट कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि ज्वेलरी शॉप्स का, जैसे
अब ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी ज्वेलरी डिस्प्ले में रहती है जिसको सेल करते हैं। मेरे पास मेरी कोई पर्सनल ज्वेलरी थी, मैंने उस पर्सनल ज्वेलरी को भी अपने स्टॉक में डाल दिया है और वहां से उसे सेल आउट कर रही हूँ। तो जिस मोमेंट मैंने उस ज्वेलरी को, ऑल्दो मेरी एक पॉकेट से मैंने दूसरी पॉकेट में ही करा है, अपने घर से निकाल के शॉप की डिस्प्ले में लगा दिया है, बट थिंग इज कि उस टाइम पे जो मेरा एसेट था वो मेरी पर्सनल एसेट थी, मेरी कैपिटल एसेट थी। बट जैसे ही मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, इवन इन दैट केस दैट इज कंसीडर एज कि आपने ट्रांसफर करा है एसेट का फ्रॉम, एसेट का ट्रांसफर करा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक इन ट्रेड। इवन दैट पार्ट इज कंसीडर एज कैपिटल, एज इन ट्रांसफर, और उस पर हमने कैपिटल गेन पे करना है। फिर आता है एनी ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्ट 1882। अब यहाँ पर जो तीनों पार्ट्स है, एक तो ये जीरो कूपन बॉन्ड्स, दे आर स्पेसिफिकली इनका ट्रीटमेंट सीखना है। ये दो ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो ट्रांजेक्शन है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से। यहाँ पर बेसिकली उन अरेंजमेंट्स को, उन एग्रीमेंट्स को ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिया जाता है। ऑल्दो इट इज मोर पॉपुलर जब ये 10 years बैक अराउंड, तो ये बड़ी स्कीम निकालनी शुरू करी थी बिल्डर्स ने कि आप हमें अपना पूरा घर दे दो, हम आपको रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे, उसमें एक फ्लोर हमारा होगा, दो फ्लोर हमारे होंगे। तो इस सॉर्ट का अरेंजमेंट चल रहा था बिटवीन द प्रॉपर्टी डीलर एंड द हाउस ओनर। तो वहां पर वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स को भी मर्ज करके उनको एक एक फ्लोर बना के दिए, रेस्ट उसके बदले में उनको ऊपर का एक फ्लोर मिल गया, उन्होंने उससे सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करा। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट हुए इवन उनको भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में डाला गया। दैट विल नॉट ट्रीटेड एज कि हाँ जी आपने घर बनवाया है तो उसके लिए एक फ्लोर दे दिया, इवन दैट इज कंसिडर एज अ ट्रांसफर, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, अगेन जहां पर ये इंक्लूड वर्ड आ गया, इंक्लूड मीन दिस इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर इनके अलावा कोई और भी ऐसी आइटम है जो ट्रांसफर के दायरे में आती है, जो ट्रांसफर के पार्ट में आती है, इवन उसको भी हम ट्रांसफर कंसीडर करेंगे। दीज आर नॉट द एग्जॉस्टिव, जिसने नीचे भी लिखा है दिस इज द इंडिकेटिव लिस्ट नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है जी, जो मैटर्स लिख दिए सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करा जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और मैटर को कवर अप नहीं करा जाएगा। बट जिस तरह की ये जो लिस्ट दी है इंडिकेटिव, यानी इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजेक्शन ट्रांसफर के दायरे में जो असेसिंग ऑफिसर उसको लगती है आनी चाहिए, वो उसको कंसीडर कर सकता है। आप उस पर फाइट नहीं कर सकते कि जी ये ट्रांसफर के केसेस हैं और हमारे ट्रांसफर के केसेस में ये आइटम नहीं आता तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाए। तो जस्ट कीप इन दिस लाइन का मतलब ये है इंडिकेटिव और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इंडिकेटिव में कि इसके, यानी दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और जनरल कोर्स में आता हो ट्रांसफर का मतलब, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। आपने कहा ये डेफिनेशन सिर्फ एप्लीकेबल होगी कैपिटल एसेट में, सीधी सी बात है, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर्स को ही हम कवर अप करते हैं, किसी और के ट्रांसफर्स को हमने कंसीडर नहीं कर रहा। एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये जिसकी डिटेल में है, रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट, ये जो मैंने आपको वर्बली समझाए हैं उन सब पार्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। बट ऑल दो हमने इन आइटम्स का ट्रीटमेंट भी सीखना है, किस तरीके से हमने टैक्स कंप्यूट करना है, दैट विल नॉट अ केस, हम आगे करते रहेंगे। दिस इज द लिस्ट, ये जो लिस्ट है सेक्शन 46 वाली और 47 वाली, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप रीड करेंगे, मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर रही। आपने एक रीड लगा के रखनी है। दे आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जिनको ट्रांसफर कंसीडर नहीं करा जाता, ऑल्दो दे आर ट्रांसफर बट स्टिल इनको ट्रांसफर कंसीडर नहीं करा जाता। कि इसमें से कुछ आइटम है जो मैं आपको समझाऊंगी, रेस्ट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा। तो जिस इसको रीड करेंगे आप, पहले आज रीड कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इनका एक गो थ्रू कराऊंगी, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मेरे समझाने वाली हैं, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी और अकॉर्डिंगली फिर ये टॉपिक आपका फाइनलाइज होगा। स्टिल आई एम मेकिंग इट एज एन पेंडिंग, क्योंकि ऑल द 4 पेज, ऑलमोस्ट 3 to 4 पेजेस हैं जिसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसे एक एक करके कराऊंगी तो इट विल लिटिल बोरिंग फॉर यू कि हाँ ठीक है हम सिर्फ सुनी जा रहे हैं। तो हम इसमें साथ में प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है हमारा अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो जस्ट कीप इन योर माइंड नेक्स्ट क्लास में आप 46 और 47 सेक्शन, ऑल्दो मैक्सिमम थिंग्स आर इन 47 सेक्शन, इन सब सेक्शंस को आप रीड करके रखेंगे। ठीक है। कंप्यूटेशन वी हैव ऑलरेडी डन, ये कंप्यूटेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का किस तरीके से होगा, हमने CII का यूज भी सीखा था, इलस्ट्रेशन 3 तक हम जा चुके थे। इससे पहले जो नेक्स्ट है, अब मेरे को आपको उसको स्पेसिफिक केसेस पे लेके चलना है,
उनको समझते हुए हम चलेंगे। यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में थिंग इज कि सारे प्रोविजन इजी हैं। जितने भी प्रोविजन, आपको फॉर्मेट करने का तरीका इजी है कि हाँ जी, आपने कैपिटल गेन का फॉर्मेट बनाया, आपको सेल कंसिडरेशन चाहिए, आपको पीरियड चाहिए, आपको कॉस्ट चाहिए, और आपने इंडेक्सेशन इस्तेमाल करते हुए अपना कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेना है। द थिंग हियर इज कि अगर कोई फैक्टर मिसिंग होगा, हम उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? इशू यहाँ पर ये आएगा, हमने वो क्या करना है कि अगर कोई फैक्टर डिटरमिन करना है, हमने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हम उस चीज को सीखेंगे। इसके लिए मैं कुछ आपको स्पेसिफिक केसेस पे लेके चल रही हूँ। ऑल्दो आई एम हैविंग सेट पैटर्न ऑफ, देखिए मैं बीच बीच में से कुछ टॉपिक उठाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं। जो जो मैं टॉपिक कराते जा रही हूँ, जस्ट कीप इन योर माइंड कि हम किस तरह से फ्लो में चले हैं। सी, फिलहाल के तौर पे हमारा फॉर्मेट इज क्लियर टू अस कि हमने फॉर्मेट में किस तरीके से बनाना है। हमने सेल कंसिडरेशन लेनी है। अगर मुझे कंपटीशन करनी है, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन करना है, तो उसके लिए ये मुझे प्लीज बता दें, ये फॉन्ट साइज आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं है, या फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं मैं? फाइन। सी, यहाँ पर जो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए, जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, टाइप ऑफ एसेट क्या है। पहले तो हम कैपिटल एसेट को ये चेक करेंगे, वेदर इट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद आएगा इसका टाइप ऑफ एसेट क्या है। और टाइप ऑफ एसेट डिटरमिन करने के लिए हमें क्या फैक्टर चाहिए? हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए? पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए, जिससे यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए यस और नो। जो हमने कैपिटल एसेट पढ़े हैं कि उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग, पहले तो आपने एसेट देख लिया है। यहाँ पर एसेट देखने के बाद में, एसेट देखने के बाद आप पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे। 36 मंथ है, या 24 मंथ्स है, या 12 मंथ्स है, कौन सा वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए? ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, वो आप डिटरमिन करेंगे। तब आपने नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है कि आपके एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। वंस यू डिफाइन इट कि ठीक है, इसका 24 मंथ्स का लेट्स से पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यहाँ पर आपका कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, अकॉर्डिंगली यू विल राइट इट। फिर इसके बाद आपने टाइप ऑफ कैपिटल एसेट डिसाइड कर देना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। और वंस इट इज डिसाइडेड शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आफ्टर दैट आप उसकी क्या करेंगे? यू विल जस्ट मेक अ फॉर्मेट। फॉर्मेट सबके लिए सेम है, बस लॉन्ग टर्म वाले में वेरिएशन क्या आता है, एक इंडेक्सेशन का। लेस, इसमें मैंने आपको दिखाया था एक तरीका है कि हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस कर दें, नेट सेल्स कंसीडरेशन आने, जैसा भी आपको सूट करता है वो मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई प्रेफरेंस नहीं है इसमें। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई मेड इट फॉर द, आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर दिया है। हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इज इट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट? कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आती। इजिएस्ट पार्ट ऑफ द टैक्सेशन कि अगर आपको मिल जाए सारी चीजें फिगर आउट। अब थिंग इज, मैं केसेस अभी कराने वाली हूँ, या जो स्क्रीन पे भी ये केसेस हैं, इनमें बेसिकली दिस सेक्शन गाइडिंग कि आपका ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी और आपने इसको अकॉर्डिंगली लेकर चलना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू सेक्शन 45(1)। सेक्शन 45(1) करेंगे। इसमें आया है क्वेश्चन, पार्ट है केस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। नाउ इस पार्ट में हमें समझाया जा रहा है
किसी आपका इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हो रहा है कि आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि आपका एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही है। रादर जब आपका ये जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। इवन दिस इज कवर्ड अंडर द ट्रांसफर की डेफिनेशन में ये भी कवर्ड है कि आपका राइट यहाँ से चला गया है, अब एसेट पे आपका कोई राइट नहीं रहा है, इसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए। ठीक ना। मुद्दा ये आता है कि हम लोग को पता है कि अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय होता है हमें क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल करते हैं, सर्वेयर आके विजिट करता है, फिर सारा प्रोसेस पेपर वर्क होता है, एक लंबा प्रोसेस लगता है। ये नहीं है कि इमीडिएट आपको पैसे मिलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम में कभी भी इमीडिएट पैसे आपको नहीं मिलते हैं, इट विल टेक अ टाइम। ठीक। तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है ना, मेरे पास मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी है कि आपका कैपिटल एसेट था, आपने उसको इंश्योर्ड कराया हुआ था, ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है। डिस्ट्रॉय हुआ है मार्च 21 में। डिस्ट्रॉय किस में हुआ है? मार्च 21 में डिस्ट्रॉय हुआ है। कैपिटल एसेट इंश्योर्ड, डिस्ट्रॉय हुआ मार्च 21। ठीक है, सिनेरियो ये है, रादर आपका पास 2021 वाला पीरियड आता। ठीक है, अब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया मार्च 21 में। जो क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको लेट्स से दिसंबर 21 में। इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको दिसंबर 21 में। ठीक है, अब आपका इंश्योरेंस क्लेम ना, ऐसे केस में क्वेश्चन अराइज कि देखिए मार्च 21 यानी यहाँ पर जो पीरियड रहा, अगर मेरा इंडिविजुअल का केस है, अगर मेरा इंडिविजुअल का केस है तो मुझे जो अपनी रिटर्न फाइल करनी है वो रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है जुलाई 21 तक। अभी तक तो मेरा क्लेम भी फाइनल नहीं हुआ, टिल दिस टाइम मेरा कोई क्लेम भी फाइनल नहीं हुआ, मुझे अमाउंट नहीं पता मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट मिलेगा। ऑल्दो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था 2021, उसके रिटर्न भरने का टाइम आ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या मैं टैक्स कंप्यूट कर पाऊंगी जुलाई 21 को? नहीं, मैं टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में बोला जाता है कि जहां पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपकी एसेट डिस्ट्रॉय होने पे, आपने टैक्स जो पे करना है, टैक्स टू बी पेड इन द ईयर यू रिसीव द कंपनसेशन। रीजन बिहाइंड इट, एक तो उस पर्सन का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन भी नहीं मिला, और फिर उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट अगर टैक्स लेने आ जाए, अगर टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेने आ रहा है, इज इट अ फिजिबल सिचुएशन? नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें रिलैक्सेशन दी कि जब आपको कंपनसेशन रिसीव होगा आपने तब टैक्स पे करना है। ऑल्दो यहाँ पर हमें क्लेम मिल रहा है दिसंबर 21 में, तो यानी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्लेम हुआ, प्रीवियस ईयर भी हमारा 21-22 ही रहा, और इस पीरियड में हम अपनी ये टैक्स की डिटेल्स फिलअप करेंगे। फर्स्ट रूल इज दिस, ये रूल क्लियर हुआ कि नहीं, कि आपने जो टैक्स जमा कराना है कौन से पीरियड में कराना है? टैक्स जमा कराना है उस पीरियड में जब आपको रिसीव हुआ है कंपनसेशन। सेकेंड थिंग जो आपने दिमाग में रखनी है कि ठीक है, हमें ये चीज समझ में आ गई, जिस साल हमें रिसीव हो रहा है उसी साल में हमने पे करना है। लेट्स से मैंने केस लिया, आपको 5 लाख का कंपनसेशन मिला, आपको कंपनसेशन 5 लाख का मिला,
लेट्स से ट्रांसफर चार्जेस जो आपके प्रोसेसिंग के चार्जेस लगे 1000 रुपीज का कोई फाइल चार्ज आपके ऊपर लगा, you'll get this amount. अब यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके ऊपर बात आ रही है इंडेक्सेशन की, जो हमारी एसेट है। जैसे मैंने इसे 50,000 में एक्वायर करा था 2001 में, मैं नॉर्मल रेट लेके चल रही हूँ। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, जब आप इंडेक्सेशन करने जा रहे हो, जब आप इंडेक्सेशन करने जा रहे हो वहां पर रूल क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर से। तो आपका जो ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर विल बी ईयर इन विच एसेट गॉट डिस्ट्रॉयड। इसमें जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है उस ईयर का आपने इंडेक्सेशन लेना है, ना कि कंपनसेशन रिसीव का। तो इसमें दिमाग में अपने यही रखेंगे कि आपने ईयर ऑफ डिस्ट्रॉय वाला ही लेना है इंडेक्सेशन, आपने कोई और ईयर इसमें नहीं डालना है। डोंट मेक इट कंफ्यूजन कि हाँ भी हम फाइनेंशियल ईयर 21 22 से इसको इंडेक्स करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमने ये ध्यान रखना है हमने कौन से ईयर से लेना है, जिस ईयर में एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है। ऑल्दो चाहे हम इसे सब्सिक्वेंट ईयर में पे कर रहे हैं, ऑल्दो इसे इसका जो टैक्स है वो हम सब्सिक्वेंट ईयर में क्यों नहीं पे कर रहे, बट स्टिल यहाँ पर हमने ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा माना जाएगा, ईयर इन विच एसेट गॉट डिस्ट्रॉयड। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये दो वेरिएशन है, ये दो मेजर पॉइंट हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेके आनी और ना ही इनमें कुछ गड़बड़ करनी है। ये दोनों ईयर्स का ध्यान रखना है, टैक्स कौन से साल में पे करना है, प्लस इंडेक्सेशन के लिए जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर, वो हमारा रहेगा ईयर इन विच दी एसेट गॉट डिस्ट्रॉयड। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे। इस पे एक क्वेश्चन भी है हमारे पास में। नाउ देयर इज अ सर्टेन चार्ट जिसमें आपको स्पेसिफिक केसेस दिए हैं। अगर आपका कॉज ऑफ डैमेज स्पेसिफाइड है और आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है कि नहीं, इफ इट रिसीव तो आप ट्रांसफर माने जाएंगे, लाइबल को कैपिटल गेन है। अगर कोई क्लेम रिसीव नहीं हो रहा है, नो कैपिटल गेन वुड बी देयर। एंड स्पेसिफाइड डैमेजेस आर हियर। जो स्पेसिफाइड डैमेजेस है, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज, रॉयड, सिविल डिस्टर्ब, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन, or action by any enemy or an action taken in combating an enemy। बेसिकली वॉर, या आपने जो यहाँ पर एनिमी है कि वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपने डील करना है। ये अगर ऐसे डैमेजेस हुए हैं उनको कवर अप करा गया है, अदर्स वालों को ट्रांसफर में नहीं माना जाता, ओनली सिर्फ ये स्पेसिफिक केसेस आएंगे तो ही आपने कवर अप करना है कैपिटल गेन के पार्ट में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कौन से डैमेजेस को हम लेंगे। अगर इसके अलावा कोई और डैमेज होता है तो उसे ट्रांसफर की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं करा जाता। अगर कोई फायर लगी है उसको इसमें कंसीडर नहीं करा जाएगा। आई थिंक इस पे एक क्वेश्चन है, जरा एक क्वेश्चन देखेंगे प्लीज क्लास। Lucky has a house property acquired on this date for rupees 6 lakh. He used the house for his own residential purpose. 18th August 12, he incurred capital expenditure on reconstruction of house 3 lakh. On 15th May 2020, he bought office goods inflammable 1 lakh at home to be delivered to a party staying near to his home. At the night of the day, accidental fire took place and damaged the whole house property, furniture worth rupees 5 lakh and business stock. Insurance claim received on 18th August 2020 for the house, 1 lakh in cash and new house allotted to him FMV of which is 44 lakhs on 18 August 2020. And for household furniture 2 lakh and for stock 80,000. State takes treatment under the capital gain or shall answer will differ if such compensation is received on 15th April 2021. Just read out the question. I am giving you 1 minute time. आप एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड करें, आप डेटा देखें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
Once you read the question properly, just let me know. क्वेश्चन पढ़ लिया ना। यहाँ पर जो इवेंट हुआ है दैट इज एक्सीडेंटल फायर टू प्लेस। आप सबसे पहले जाएंगे और स्पेसिफाइड डैमेजेस की लिस्ट में देखेंगे वेदर दिस डैमेज इज देयर और नॉट। क्या एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन यहाँ पर है या नहीं है? जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना, आपने सबसे पहले चेक करना है कि वेदर द लॉस इज Yes, ma'am. स्पेसिफाइड डैमेज है कि नहीं। यस, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दिस इज एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन। तो दिस एक्सीडेंटल फायर का पार्ट इसके अंदर यानी कवर अप होगा, दिस इज स्पेसिफाइड रीजन। सेकेंड थिंग आपने चेक करना था इंश्योरेंस है कि नहीं है। यस, इंश्योरेंस इज देयर। थर्ड पार्ट कंपनसेशन मिला है या नहीं मिला। यस, कंपनसेशन उसको मिला है। अब यहाँ पर हमने देखना है, हम कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तीन एसेट्स की बात हो रही है, एक तो हाउस, हाउस होल्ड फर्नीचर और स्टॉक। इसमें से मुझे बताएंगे कौन सी आइटम कैपिटल एसेट है और कौन सी आइटम कैपिटल एसेट नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले कहा आपने डिटरमिन करना है वेदर एसेट इज कैपिटल एसेट और नॉट। सबसे पहले तो वो बताएंगे। जस्ट लेट मी नो क्विकली कि इसमें से कौन सी कैपिटल एसेट्स है। करेक्ट आकांक्षा, करेक्ट राजेश, ओनली राजेश, सॉरी राजेश ठीक है। मोहित फर्नीचर नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर इज अ पर्सनल इफेक्ट। आपका मूवेबल है ना, फर्नीचर इज एन मूवेबल एसेट, प्लस वो घर का फर्नीचर है, दैट इज योर पर्सनल इफेक्ट। तो उसको इसमें कवर अप नहीं करोगे आप, सिर्फ हाउस। करेक्ट जिन्होंने करा है। हाउस प्रॉपर्टी इज ओनली अ कैपिटल एसेट। तो यानी हाउस होल्ड फर्नीचर और स्टॉक, स्टॉक क्यों नहीं है, स्टॉक को हमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा है। और अगर स्टॉक पे हमें कोई गेन आया है दैट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हमसे पूछा गया है टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो हम इसमें स्टॉक का कुछ भी लिंकअप नहीं करने वाले हैं। तो हम हाउस प्रॉपर्टी का जरा निकालेंगे ना। रूल इज कि यहाँ पर हमने क्या लेना है सेल कंसिडरेशन में। नथिंग इज कि हम यहाँ पर सेल कंसिडरेशन में कौन सा अमाउंट लेके चलेंगे। क्या हम एसेट की एफएमवी लेके चले, क्या हम एफएमवी लेके चलेंगे या इंश्योरेंस क्लेम लेके चलेंगे। हमने करना तो करना क्या है। करेक्ट साक्षी, यहाँ देखेंगे हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, जो भी कंपनसेशन रिसीव्ड है। दो तरीके से कंपनसेशन आपको रिसीव हो सकता है, या तो कैश में होगा या इन काइंड में होगा। अगर आपको कैश में कंपनसेशन रिसीव हो रहा है तो आप कैश के अमाउंट को जो भी रिसीव हुआ है आपने एज इट इज लेके चलना है। बट अगर आपको कंपनसेशन इन काइंड मिल रहा है, अगर कंपनसेशन इन काइंड मिल रहा है तो इन दैट केस आप उस प्रोडक्ट की एफएमवी लेके चल रहे। कीप इन योर माइंड, अगर कैश में मिल रहा है तो क्वेश्चन ये राइज नहीं होता, जितना अमाउंट मिला उसको ले लो। अगर इन काइंड मिल रहा है तो आपने क्या लेना है, उस आइटम का एफएमवी लेकर चलना है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उसको 1 लाख तो कैश में मिले और न्यू हाउस अलॉट करा गया है। अब हाउस दे दिया है तो उसकी हमने क्या लेनी है, एफएमवी लेनी है। तो यानी इस केस में जो हमारी सेल कंसिडरेशन रहेगी, एक तो कैश का अमाउंट प्लस जो एफएमवी है उस आइटम की, विल कंसीडर दैट। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इस क्वेश्चन में दी है कि नहीं दी, जस्ट लेट मी नो। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इस क्वेश्चन में है या नहीं है। नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कोई क्वेश्चन में नहीं है। बिफोर दैट अपने इन क्वेश्चन का आंसर देंगे आप।
सबसे पहले आपने मुझे बताया इन तीनों में से सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कैपिटल एसेट है। यहाँ पर हम 36 मंथ, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, कौन से मंथ्स का क्राइटेरिया लेंगे? सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर ये दे। 36 मंथ, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स? करेक्ट, 24 मंथ्स लेके चलेंगे। और यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है? पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहाँ से चेक करेंगे? 18 अगस्त 2009 टू कब तक का पीरियड लेके चलूं? जस्ट लेट मी नो, हम कब तक का अमाउंट लेके चलेंगे? 14 मई 2020। करेक्ट, 14 में 2020। एंड इट इज वेरी मच क्लियर कि अभी ये सिचुएशन क्या है, 24 मंथ से एक सीधी करेगा, उससे कम नहीं होगा। तो हमने इस एसेट को क्या कहना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? हमारा एसेट आएगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म एसेट ट्रीट करा जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है निल, 45 लाख। अब आता है क्वेश्चन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों है या सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है? दोनों। दोनों है हमारे पास, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इंकर करा है ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और वो भी हुआ 2012 से 2001 से पहले का हुआ था। इवन वी कैन इग्नोर इट, करेंटली वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर दैट, हमने उसको कंसीडर करना है। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 6 लाख। कोई बच्चा है जो मुझे इंडेक्स रेट देख के बताएगा? 6 लाख का हमारा पार्ट आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना था इसे इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ईयर ऑफ ट्रांसफर वुड बी, हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या रहेगा इसमें? ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन से ईयर का इंडेक्स लेंगे? जस्ट मुझे बताएं, ईयर ऑफ ट्रांसफर के लिए मुझे या तो इंडेक्स नंबर बता दें। मैम 2020 है ईयर ऑफ फायर, तो 301 होगा। करेक्ट, विल टेक 301। 301 तो हमने ले लिया, फिर हमें दूसरा ईयर कौन सा चाहिए? मल्टीप्लाई विद 301, और डिवाइड किससे ईयर से करेंगे? डिवाइड वाले ईयर का इंडेक्स बताएंगे मुझे। डिवाइड डिवाइड 2020 से थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई वाला तो हो गया। डिवीजन किससे करना है? ओके फाइन, 148 का आया, 910, क्या 910 का आएगा? करेक्ट, हम लेंगे 148। करेक्ट, 6 लाख। तो माई फिगर वुड बी दिस, ये फिगर आ जाएगी आपके पास में। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में दी हुई है। थ्री लाख की, 3 लाख वाले के लिए ईयर हुआ मुझे बताएं, डिवीजन कौन से ईयर से होगा? डिवीजन वाला इंडेक्स नंबर देंगे बच्चे मुझे। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया 184 का। इज इट करेक्ट? 184 इज करेक्ट और नॉट? नहीं, 184 इज नॉट करेक्ट। कोई और बच्चा बताएगा मुझे कौन से ईयर का जाएगा? क्योंकि ईयर इज 18 अगस्त 12, 18 अगस्त 12 मीन्स आपका प्रीवियस ईयर जाएगा 12-13, फाइनेंशियल ईयर होगा 12-13। तो हम उसके लिए कौन सा लेंगे? 200 वाला लेकर चलेंगे।
प्रीवियस ईयर इज हमारा 12-13 फाइनेंशियल ईयर जाएगा, 18 अगस्त के लिए। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? सबकी फिगर यही आ रही है मेरे साथ? लेट्स चेक यहाँ पर भी सेम आ रहा है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, अब जो दोनों पार्ट्स हैं जो हमने नहीं करे जिनका परचेज, तो आप इस तरीके से स्पेसिफिकली एग्जाम में नोट देकर आएंगे। यू आर सपोज टू गिव द नोट इन द एग्जाम। आप एग्जाम में ऐसे नोट लिख के आएंगे, फर्नीचर इज नॉट द फर्नीचर वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ कैपिटल एसेट बिकॉज दिस इज अ पर्सनल इफेक्ट, तो हम इस पे कोई कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे। एंड फॉर द स्टॉक जो भी कंपनसेशन मिला है, ऑल्दो वी गॉट द कंपनसेशन ऑफ 20,000 सॉरी 80,000, और गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स कितने रुपीज के थे? 1 लाख रुपीज के थे, तो देयर इज अ लॉस। In this situation, we are having a loss of 20,000, and that loss will covered under the head TGEP, not in the chapter of capital gain. ठीक, तो इस तरीके से आपने नोट देना है और अपने आंसर को मतलब प्रॉपरली आप मेंशन करके आएंगे इसको। ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि हमें सबकी आइटम्स दी हुई है। विल जस्ट गिव अ रिमार्क कि वेदर वी आर टेकिंग इट और वी आर इंक्लूडिंग इट और नॉट। Now question is saying कि how your answer will differ if the compensation is received by the SSE. If the compensation is received by the SSE on 15th April 2021. If such compensation is received by the SSE on 15th April 2021, अगर ये 15th April 2021 को रिसीव होता है, अभी इस केस में जो हमारा प्रीवियस ईयर था, our previous year is 2021, इसमें हमें क्लेम मिल गया था, तो हमारा टैक्सेबिलिटी यानी असेसमेंट ईयर 21-22 में हुआ था। इफ जो क्लेम है, अगर हमारा क्लेम विल गेट इट इन नेक्स्ट ईयर, इन दैट केस आर प्रीवियस ईयर गोइंग टू बी 2022 और असेसमेंट इज 22-23। रेस्ट कंप्यूटेशन की इम्पैक्ट में कंप्यूटेशन इज गोइंग टू बी सेम, कंप्यूटेशन गोइंग टू बी सेम, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडेक्सेशन उस हिसाब से कर लिया है। nothing will have nothing, there is no impact, there will be no impact on the amount of capital gain। तो जो कैपिटल गेन की कंपटीशन है, इवन चाहे आपका ईयर कोई भी हो, किस्म की कंपनसेशन मिले, तो जिस ईयर आपका लॉस हुआ है, जिस ईयर ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ है, उस पार्ट को ही आपने कवर अप करके चलना है। मैम ये सेकेंड वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। सेकंड वाले पॉइंट में क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर आपका कंपनसेशन रिसीव होता 15 अप्रैल 2021 को, तो जनरल रूल इज दिस कि व्हेनेवर यू रिसीव द प्रीमियम, जब भी आपको व्हेनेवर यू रिसीव द क्लेम, जब भी आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा, इन दैट ईयर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। दिस इज आवर रूल कि जिस भी ईयर हमको कंपनसेशन मिलेगा, हम उस ईयर में टैक्स पे करेंगे ना। इन प्रीवियस पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें उन्होंने बोला था 18 अगस्त 20 की डेट दी थी, जिसमें कंपनसेशन बोला था मिल गया है। 18 अगस्त 20 को कंपनसेशन मिल गया है, तो हमने टैक्सेबिलिटी अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर दी ना। अब इस केस में जब वो कह रहे हैं कि आपको कंपनसेशन मिला है 15 अप्रैल 2021 में, तो जो हमें ईयर मिला है, जिस ईयर में मिला है, दैट ईयर इज 20 अब 21-22 हो गया। अब जो प्रीवियस ईयर है इट इज 21-22, यानी जब मैं कंप्यूटेशन बनाऊंगी प्रीवियस ईयर 2020 वाली, ये वाली लास्ट ईयर वाली, तो उसमें मेरे को ये कुछ भी कैपिटल गेन का इम्पैक्ट नहीं लेना, क्योंकि मेरे को क्लेम नहीं मिला इस साल में। मुझे क्लेम कब मिला है? 15 अप्रैल को मिला है। तो मैं ये कंप्यूटेशन करूंगी जब मैं अपना नेक्स्ट ईयर का वर्किंग बनाऊंगी, और जब मैं नेक्स्ट ईयर इसकी वर्किंग करूंगी, तो उसमें मुझे अगेन आई नीड सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। अब वेरिएशन क्या आता है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा था इसे कौन से ईयर के इंडेक्स के साथ? 2020। जो 2020 वाला, जो हमारे पास 21 वाला आया था,
2021 वाला आया था, हमने उससे 2021। लिया था। इवन ऑल्दो आप जो पीरियड है 21-22 है, स्टिल यस। यहाँ पर हमने इंडेक्स कौन सा लेना है, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला ही लेना है। हाँ। तो जब हम दोनों पैरामीटर में कर क्या रहे हैं, उसमें भी हमने ये इंडेक्स लिया, यहाँ पर भी सेम इंडेक्स लिया, तो क्या मेरी कोई कैपिटल फर्क गेन नहीं की पड़ेगा। कंप्यूटेशन में कोई इम्पैक्ट आएगा? नो, देर विल नो। बी नो इम्पैक्ट। तो इसमें हमने आंसर इसी तरीके से लेना है, कंप्यूटेशन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा फॉर दिस ओके। पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। थैंक यू मैम। ओके फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। ये जिस टाइम मैंने आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी थी, वहां भी बताया था। अब सिचुएशन इज लाइक दिस कि मैंने बताया कि मेरी अगर पर्सनल ज्वेलरी है, अगर मेरी पर्सनल ज्वेलरी है, अगर मैं इसको सेल आउट करूं, पर्सनल ज्वेलरी को मैं एज ए नॉर्मल सेल आउट करूं, तो मुझे टैक्स कौन से हेड में देना है? कैपिटल गेन के हेड में देना है। इस चीज पे सब अग्री करते हैं कि अगर मेरी पर्सनल ज्वेलरी मैं सेल आउट करूं, तो मुझे कैपिटल गेन के हेड में टैक्स पे करना है। ओके। अगर मेरे बिजनेस में रखी ज्वेलरी है, जो ज्वेलर्स हुए, जिनके पास ज्वेलरी रहती है, जो ज्वेलर शॉप्स हैं, जिनकी बिजनेस की ज्वेलरी है, वो उनके स्टॉक का पार्ट होती है, और उसे कौन से हेड में वो टैक्स पे करते हैं? वो टैक्स पे करते हैं पीजीबीपी पीजीबीपी। में। ठीक है। नाउ सिचुएशन इज लाइक दिस कि मेरी पर्सनल ज्वेलरी को मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया? स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया है। मैंने पर्सनल ज्वेलरी को स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया है। मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने अपना टैक्सेशन का हेड चेंज कर लिया। करा कि नहीं करा? यानी मेरी एक सेम ज्वेलरी जो पर्सनल में थी, अब वो कौन से हेड में टैक्स होगी? अब वो कौन से हेड में टैक्स होने वाली है? पीजीबी में टैक्स होने वाली है, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मॉड और शेप चेंज कर ली है। मैंने अपना जो पर्सनल ज्वेलरी वाला स्टॉक था, उस अलमारी से निकाल कर मैंने बिजनेस वाली ज्वेलरी की अलमारी में डाल दी है। बस वेरिएशन मैंने इतनी तरफ से अपना वही करा है, और कुछ नहीं करा। इवन अगर आप मोल्ड भी कर लेते हैं शेप, तो इवन उसमें भी सेम ही इम्पैक्ट आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। द सिनेरियो इज लाइक दिस कि जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी थी, जिसको मैं सेल आउट करती, तो मुझे कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना था। अब मैंने उसको अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, और मैं अब उसे किस में ले आई हूँ? पीजीपी के हेड में लेके आई हूँ। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, और अगर कर भी लिया तो फर्क क्या पड़ता है? द थिंग इज कमिंग इन योर माइंड ना कि ठीक है, अगर हो भी गया, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलना था, पीजीपी के हेड में भी टैक्स मिल रहा है, कैपिटल गेन के हेड में भी टैक्स मिल रहा है, तो इतना फसीनेस क्यों है? इसको स्पेसिफिकली डालने का पर्पस क्या है? इस चीज को आपने समझना है। सी, जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के अंदर देर इज स्पेशल टैक्स रेट। अब रीजन समझते हैं हम इसको क्यों इतना डिटेल में करना है। कैपिटल गेन में स्पेशल टैक्स रेट रखता है, इसमें कोई स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता। लॉन्ग टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर ये एसेट आपका लॉन्ग टर्म वाला है, तो उस केस में यू आर सपोज टू पे 20% का टैक्स रेट। ठीक, अगर लॉन्ग टर्म वाला है तो इसमें टैक्स रेट आपके पास रहेगा 20% का। और पीजीपी में अगर ये टैक्स होता है स्टॉक के तरीके से, पीजीपी में अगर टैक्स होता है स्टॉक के तरीके से, तो इसमें आप एक तरह से कहें कि यहाँ पर टैक्सेशन होगा स्लैब रेट के हिसाब से। टैक्सेशन किस रेट के हिसाब से होगा? स्लैब रेट के हिसाब से हो सकता है। हो सकता है आपका स्लैब रेट 5% वाला हो सकता है आपका स्लैब रेट निल वाला हो सकता है आपका स्लैब रेट 20% वाला हो सकता है 30% वाला भी हो। जो स्लैब रेट की रेंज है, आप उस पर किसी भी रेंज में आ सकते हैं, 5% में, निल पे भी, और 20% और 30% पे भी। अगर एक पर्सन टैक्स प्लानिंग करना चाहेगा, तो किसके लिए करेगा? जहां पर टैक्स में बचत हो, जहां टैक्स में बचत हो। डिपार्टमेंट को तो तकलीफ तभी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तकलीफ कब होगी? जब उन्हें 20% की जगह कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 5% टैक्स मिल रहा है, या कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। मोहित, ये जीएसटी के रेट की बात नहीं कर रही मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रही, मैं इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ। ये चीज समझ में आ रही है कि इनकम टैक्स का अगर कैपिटल गेन में जाते हैं, देयर इज स्पेसिफिक रेट। ठीक,
और यहाँ पर आपका स्लैब रेट हो सकता है इनकम 250 के अंडर ही आ रही हो सकता है 5% की रेंज तक ही आ रही हो। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है 15% का। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस लोगों ने फॉलो करनी स्टार्ट करी जस्ट टू रिड्यूस देयर कैपिटल गेन अमाउंट। और फिर ये प्रोविजन लाया गया, ओके फाइन, अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो इन दैट केस जिस दिन आपने ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करी, अब इन द सेंस हमें पता कैसे चलेगा? पता करने का तरीका ये है कि जब आप उसे स्टॉक में लेकर आएंगे तो आप या परचेजेस में डालेंगे। जनरली हम क्या करेंगे, परचेज में डालते, परचेज की एंट्री टू सन्ड्री क्रेडिटर्स करी या कैश जो भी मोड रहा। अब जब आपने ट्रांसफर करी होगी तो आप एंट्री क्या करेंगे, अपने स्टॉक को इंक्रीज करेंगे परचेजेस ऐड करके। और टू, क्रेडिटर तो कोई है नहीं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट में होगी इस तरीके की एक जर्नल एंट्री डालेंगे और इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी को खत्म कर देंगे और उसे किस में डाल देंगे, अपने पीएनएल के पार्ट बना देंगे। ऐसी एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? और इस तरीके से जो आपका सेसिंग ऑफिसर है उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने किस डेट में ये ट्रांसफर करा है। और फिर जब आप इसे सेल आउट करेंगे, जब सेल आउट करेंगे तो आपने क्या करना है, सीधा अपनी सेल की एंट्री डाल दी, डेटर्स डेबिट टू सेल्स। ये चीज समझी? ये एंट्रीज रहेंगी, परचेज के टाइम में ये एंट्री रही, सेल्स के टाइम में ये एंट्री रही। और जो भी वेरिएशन रहा, जो भी वेरिएशन रहा उसे किसका प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट आ गया बिजनेस का, या लॉस आ गया बिजनेस का, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ से असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाएगा कि आपकी ज्वेलरी जो है, आपने जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, थ्रू दिस एंट्री दिल गेट टू नो कि आपने इन्वेस्टमेंट को यानी अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर चलो ये इवेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को सेव करने के लिए क्या प्रोसेस करा? दे सेड ठीक है आप ट्रांसफर करो, हम ट्रांसफर करने को मना नहीं कर रहे, वी आर नॉट डिनाइंग ऑन दिस फैक्ट कि हाँ यू कांट फॉलो दिस प्रोसेस या दिस प्रैक्टिस, बट उन्होंने इम्पोजिशन कर दिया टैक्स का। इवन उन्होंने इसको भी किसमें इंक्लूड कर दिया, दे हैव इंक्लूडेड सच एक्टिविटी इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। जब ये स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दी इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, जब एक बार एक्सक्लूजन इसमें इंक्लूजन हो गया इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, तो आपने कर लिया है, तो यानी ये ट्रांसफर हो गया है। और ट्रांसफर होने के बाद हम क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपने टैक्सेशन कंप्यूट करना है, टैक्सेशन कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन, या हम इसको कहते हैं चार्जेबिलिटी। इसके लिए टर्म यूज करेंगे हम चार्जेबिलिटी। एक दूसरी टर्म आएगी टैक्सेबिलिटी। चार्जेबिलिटी मीन्स कि आपको टैक्स देना बनता है, टैक्सेबिलिटी की अब आपको टैक्स पे करना है इस पर्टिकुलर इवेंट पे, अब आप गवर्नमेंट को जमा कराएं ये टैक्स। तो चार्जेबिलिटी और टैक्सेबिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस सेम ईयर में ही फॉल करती है, बट स्पेसिफिक केस जैसे हमने इंश्योरेंस क्लेम का केस करा, तो चार्जेबिलिटी अराइजेस ऑन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन और टैक्सेबिलिटी व्हेन यू रिसीव द कंपनसेशन। इंश्योरेंस क्लेम में इस तरीके से हमने पढ़ा, इंश्योरेंस क्लेम के टॉपिक में जो हमने सेक्शन 45(1)(a) करा, इसमें टैक्सेशन सॉरी चार्जेबिलिटी अराइजेस ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि आपने टैक्स देना है और वो किस दिन देंगे, ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन। सेकंड पार्ट जो हम अभी कर रहे हैं, इसमें आपकी चार्जेबिलिटी कब आएगी, ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर टू स्टॉक इन ट्रेड, इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर टू स्टॉक इन ट्रेड उस ईयर में। टैक्सेबिलिटी यानी आपने गवर्नमेंट को टैक्स कब जमा करा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, यू आर गोइंग टू गिव मी दिस आंसर। आपने अपनी एक एसेट का सिर्फ पॉकेट चेंज करा है और एक अलमीरा चेंज करी है, और गवर्नमेंट वाला पर्सन पहुंच जाए, जी आओ जी मुझे टैक्स दो, तुमने अलमारी चेंज करी है, तो तुम भी कहोगे यार ये कोई लॉजिकल बात है?
मेरे पास कोई पैसा आया है? क्या उसके पास कोई पैसा आया है जिसमें से सरकार को टैक्स दे? थिंक इट। ठीक है, आपने चार्जेबिलिटी कहा, चार्जेबिलिटी है। क्या मेरे पास कोई पैसा आया है? देखो, टैक्स पे करने के लिए पैसा चाहिए। जब उसने इनकम अर्न ही नहीं करी तो टैक्स किस हिसाब से दे? है कि नहीं? ये बात, उसकी बात जेन्युइन है। तो यहाँ पर बोला गया कि आप टैक्स देंगे ईयर इन विच सच स्टॉक ये सोल्ड लोग इन। जब आप उस अलमारी से निकाल के उसको बेचोगे, आपके पास कैश आएगा, तभी तो मैं टैक्स दूंगा। वो तो यही कहेगा, जब मेरे पास बेचूंगा इस आइटम को, मेरे पास पैसे आएंगे, तभी तो मैं आपको दूंगा। सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ अलमारी इज नॉट लाइक दिस कि आप मेरे से टैक्स मांगने आ जाओ। तो दे हैव कम विद दिस प्रोविजन कि आपने जिस भी दिन कन्वर्ट करा, फाइन, हम उसमें चार्जेबिलिटी आपकी अराइज कर देंगे। बट टैक्स आपको तब देना है जब आप इस स्टॉक को मार्केट में सेल आउट कर दो ना। यहाँ पर वेरिएशन देखें, अगर हम बात करें ऊपर वाले सेक्शन से, तो सेम मिलती जुलती बात हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांसफर कब आ गए, चार्जेबिलिटी कब आ गई? जब हमने ट्रांसफर करा इसको स्टॉक एंड ट्रेड में। तो यानी देखो, सेल कंसिडरेशन, अब आता है मुद्दा कि सेल कंसिडरेशन क्या रहेगी इस इवेंट में। तो यहाँ पर टैक्सेशन के दो तरीके आपके होंगे। एक पार्ट, दो पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट तो बनाएंगे आप कैपिटल गेन का, दूसरा पार्ट बनाएंगे पीजीईपी का। एक पार्ट बनाएंगे कैपिटल गेन का, दूसरा पार्ट बनाएंगे पीजीईपी का। वो भी किस तरीके से? यहाँ मुझे चाहिए सेल कंसिडरेशन, यहाँ चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इंडेक्स और नॉन इंडेक्स वाले लेंगे आपने, नॉर्मल लेंगे। ठीक है। सेल कंसिडरेशन, हमने बोला कैपिटल गेन आपने कब स्टॉप कर देना है? जब आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड में, मेरा एसेट एक्वायर था 2009 में, मैंने कन्वर्ट करा है इसे 2015 में। ठीक है। तो मुझे क्या देखना है यहाँ पर? ईयर ऑफ ट्रांसफर का एफएमवी, ईयर ऑफ ट्रांसफर का एफएमवी, यानी 2015 की एफएमवी लेके चलूंगी एज एन सेल कंसिडरेशन। 2015 की एफएमवी लेके चली जाएगी एज एन सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी होगी वो एज इट इज नॉर्मल कोर्स में ली जाएगी। ठीक। ना थिंग इज कि अगर आपके पास कोई कॉस्ट, एक मतलब आपके पास ज्वेलरी थी, एक फिगर्स ले लेते हैं हम। ज्वेलरी थी 2 लाख रुपीज की, आपने उसे बिजनेस में सोल्ड कर दिया, बिजनेस में ऐड करा और बिजनेस में सेल कर दिया 5 लाख रुपीज में। तो आप 3 लैक्स नहीं लेके जाओगे बिजनेस का प्रॉफिट। तो 3 लैक्स इज नॉट योर बिजनेस प्रॉफिट। ऑल दो आपने तो इसी तरीके से कंप्यूट करा है, नो, हम इसको बिजनेस प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे। हमने इसकी एफएमवी कंसीडर करनी है 2015 की, जब आपने करा। लेट्स सी उस टाइम पे, लेट्स से यहाँ पर 3.5 लैक्स की एफएमवी थी। 2 लैक्स की मैं लेके चल रही हूँ, इंडेक्स कॉस्ट है 2 लैक्स की इंडेक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका वेरिएशन कितना होता? 3.5 माइनस 2। इन दैट केस 1.5 जो आपका रहेगा, 1.5 will be treated as capital gain की इनकम। रेस्ट बिजनेस वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है? फॉर हेयर यूनिट सेल्स, आपने इसे एक्चुअल मार्केट में सेल करा 5 लाख रुपीज में। जो परचेज कॉस्ट है, जो परचेज कॉस्ट है, नाउ आपकी परचेज कॉस्ट यहाँ वाली एफएमवी होगी, दैट इज 3.5। जस्ट कीप इन योर माइंड कि इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। तो जो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन ली है आपने कैपिटल गेन की कंपटीशन के लिए, दैट विल बी नाउ कॉस्ट फॉर पीजीईपी के लिए, जो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं और यहाँ पर आप वेरिएशन लेंगे। तो यानी जो 3 लाख का वेरिएशन है उसको आपने इस तरीके से डिवाइड करना है। तो जो हम पहले नॉर्मल ले रहे थे 2 लैक्स की, वो नहीं लेंगे। यहाँ पर जो एफएमवी ली है और कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, इज दिस पार्ट इज क्लियर? क्या आपने किस हिसाब से कंपटीशन करनी है? यस मैम। इस पे आई थिंक क्वेश्चन है आपके पास में।
जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 7, यहाँ पर शेयर्स की बात हो रही है. जस्ट रीड इट प्रॉपरली. आई एम गिविंग यू 1-2 minutes टाइम. जस्ट डू इट. Ali has 10,000 shares of X Private Limited acquired on 15th May 1981 for ₹12 each. On 15th July 1983, he converted 6,000 of shares into stock and trade. On that date, market value of such share was 50. On 1st May 2007, he converted 2,000 of such shares into stock and trade. Okay. On such date, market value was ₹30. On 17th February, he sold all the shares for $225 each. Brokerage incurred 2%, state tax treatment, and fair market value of such shares as on 1st April 2001 was ₹16. Just get this data in your mind once. फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरीके से इम्पैक्ट लेकर चलना है. यहाँ पर एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन. दिस प्रोविजन ये स्पेसिफिकली इसी पार्ट में आएगा. दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 85-86. फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 85-86. और जब मैं असेसमेंट ईयर 85-86 कहती हूँ, इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 84-85. यानी इससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी उनको इस प्रोविजन के दायरे में आप नहीं लेकर आएंगे. तो यहाँ देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ऐसी बात लिखी गई है, 1983 का जिक्र है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमने इसको कंसीडर नहीं करना है. वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस थिंग. क्वेश्चन पढ़ लिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन फिगर है, कंफ्यूज करने वाली फिगर है, मिक्स्ड है प्रॉपरली. अब एक चार्ट के थ्रू समझते हैं इसे. हमारे पास टोटल थे 10,000 शेयर्स. और जो ये 10,000 शेयर्स हैं, इसका बाइफिकेशन करा गया है. बाइफिकेशन इन अ सेंस, इसके ही फर्स्ट केस में कह रहे हैं 6,000 शेयर्स. 6,000 शेयर्स कन्वर्ट करे थे, पर्टिकुलर डेट दे रहे हैं 15 जुलाई 1983. अब जो 15 जुलाई 1983 था, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. तो यानी यहाँ पर हमने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करना, कोई भी ब्रेकअप नहीं करना है. जिस तरह हमने अभी करा था कैपिटल गेन और उसके लिए, यहाँ पर आपने कोई भी वर्किंग नहीं करनी है. तो हमारे पास अब बचे कितने, बैलेंस कितने बचे? 4,000 शेयर्स बचे. इनमें से 6 तो कन्वर्ट हो गए, किसमें? आपके स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गए. ठीक, तो बैलेंस हमारे पास कितने बचे? यहाँ पर 4,000 का बैलेंस बचा है. अब 4,000 में से भी कह रहे हैं ऑन 1st May 7, 2,000 और हमने कन्वर्ट कर दिए, 2,000 हमने और कन्वर्ट कर दिए इन स्टॉक एंड ट्रेड. एंड दिस टाइम प्रोविजन इज एप्लीकेबल. इसमें से भी 2,000 शेयर्स कन्वर्ट हो गए. डेट पर्टिकुलरली दी है, ठीक. तो हमारे पास बैलेंस, अब मेरे पास बैलेंस कितने बचे हैं?
बैलेंस शेयर्स, बैलेंस बचे 2000 शेयर्स, और इनको हम कौन से हेड में लेके चलेंगे, कैपिटल गेन के हेड। ऑल्दो ये वाले शेयर्स भी, ऑल्दो ये वाले शेयर्स जो थे जिनको इन्होंने बिफोर 84-85 कन्वर्ट करा, उनको भी हम टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में करेंगे, कैपिटल गेन के हेड में ही करेंगे। तो इसकी टैक्सेबिलिटी किस पे जाएगी, कैपिटल गेन में हेड में, और इसकी कौन से हेड में जाएगी, कैपिटल गेन और टीजीपी के हेड में। तो यहाँ पर इन शेयर्स के लिए विल डू द बाइफिकेशन। सॉरी, इन दिस पार्ट हमने वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करना, इस केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये पार्ट किस में जाएगा, यानी 6000 शेयर्स के लिए विल डायरेक्टली गो टू पीजीपी। इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी पीजीपी में, इनका विल डू द बाइफिकेशन in capital gain and PGP. Here only capital gain. Is it clear? कि हमने किस तरीके से दिया, ये वाला पार्ट क्लियर है कि यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट। नाउ विल डू द कंप्यूटेशन पार्ट, तीनों का अलग अलग कंप्यूटेशन करेंगे हम। फर्स्ट इज ऑफ 6000 शेयर्स के पीजीपी वाला पार्ट। पीजीपी के लिए यू नीड सेल्स प्राइस लेस परचेज कॉस्ट। सेल प्राइस के लिए क्वेश्चन ने आपको बताया, ये सेल हुए हैं 2021 में, ऑन 17 February 21। सेल प्राइस इज 225, परचेज कॉस्ट 12 रुपीज में लिए थे। You simply go in such frame. नेक्स्ट आता है फॉर these 2000 शेयर्स जिसमें हमने कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, और 2000 शेयर्स जिसमें सिर्फ ओनली कैपिटल गेन। यहाँ वी नीड सेल्स कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन इज ऑफ 2000 into 225। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इट इज क्लियरली एविडेंट, यहाँ पर हमारा 12 मंथ्स का पीरियड होता है। लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड के केस में 24, अदरवाइज आपके प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है तो हम अनलिस्टेड वाला केस ही लेके चलेंगे। ब्रोकरेज आई मिस्ड हियर, ब्रोकरेज का एक्सपेंस आप माइनस कर देंगे, लेस ब्रोकरेज इन दिस केस एज वेल। यहाँ पर 450 का अमाउंट आया, ब्रोकरेज माइनस करेंगे, ब्रोकरेज आएगी। ब्रोकरेज के बाद नॉट थिंग इज, यहाँ पर रेट आपके पास में जो एक्विजिशन है वो 1981 का है, दैट इज बिफोर 1 April 2001, दैट इज बिफोर 1 April 2001। तो ऐसे केस में वी अप्लाई आवर रूल, कॉस्ट इज 12, कॉस्ट इज 12, FMV is 16, whichever is higher, 16 is the higher figure, 16 is the highest figure, तो हम 16 को लेके इंडेक्स इसे कर देंगे। तो 2000 into 16 indexation divided by 100। इस तरीके से आपका कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। नाउ फर्दर वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने यहाँ बाइफिकेशन देना है। दीज 2000 शेयर्स का जो जिनको हमने
कन्वर्ट करा था इन द ईयर 2007। तो यहाँ कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। कैपिटल गेन कंप्यूट होगा ईयर 2007 के अकॉर्डिंगली। रेस्ट पीजीपी की इनकम आएगी करंट स्टेटस के हिसाब से 2021 के हिसाब से। अगेन 2000 शेयर्स। अब यहाँ पर सेल कंसिडरेशन, here सेल कंसिडरेशन विल बी द FMV on the date of conversion, और FMV on the date of conversion is ₹30। FMV on the date of conversion is ₹30। हम ₹30 लेके चलेंगे 60,000। उस टाइम पे देयर विल बी नो ट्रांसफर कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज नहीं दी थी जब ट्रांसफर करा था, हम उसकी कंपटीशन कर रहे हैं। कॉस्ट, कॉस्ट आप एज इट इज लेंगे अपने पास 1 अप्रैल और 91 वो 16 की कॉस्ट लेके चलेंगे 2000 इंटू 16। अब यहाँ पर ईयर ऑफ इंडेक्सेशन आपने 2007 वाला लेके चलना है। ईयर ऑफ टैक्सेशन आपने इंडेक्सेशन 2007 वाला लेके चलेंगे। $129 डिवाइड, तो इम्पैक्ट आपकी इस वर्किंग पे आएगा। करेक्टेड, ठीक है 78 का ही लिया है 129, और उसके बेसिस पे विल कंप्यूट दी टैक्स। पीजीईपी के लिए, पीजीईपी के लिए 2000 इंटू 225। परचेज कॉस्ट वुड बी, ब्रोकरेज आपने पे करी है ना, ब्रोकरेज पे करी है। रेस्ट परचेज कॉस्ट वुड बी दिस FMB, और अकॉर्डिंगली विल कंप्यूट दी टैक्स। आपकी इनकम इस तरीके से डिटरमिन होगी। यहाँ आपने बाइफिकेशन करी। इन बाकी केसेस में आपका कैपिटल गेन भी एक 2000 शेयर्स के लॉट में कंपटीशन इस तरीके से आई, जिनमें कैपिटल गेन हुआ और जिसमें सिर्फ पीजीपी की इनकम आई। इस तरीके से आपने कंपटीशन करनी है। किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो पूछे, कोई प्रोविजन क्लियर ना हो तो। इसमें कोई पार्ट समझ नहीं आया तो मैम पीजीबीपी और इसको पीजीपी का थोड़ा थोड़ा कौन सा? सा ऊपर से गया। पीजीपी में देखो, पीजीपी के लिए मुझे क्या चाहिए, बिजनेस की प्रॉफिट के लिए मुझे सेल प्राइस चाहिए, माइनस मुझे कॉस्ट करनी है। ठीक है, यही रूल होता है पीएनएल निकालने, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस यही चाहिए होते हैं। मैम वो अब यहाँ स्क्रीन को पर सबको हाँ, एक जगह कीजिए ना मैम, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आ जाए, हो सकता है देख के। अभी यहाँ पर जो सेल स्क्रीन प्राइस थोड़ा, है, सुनित मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हैं आप। मैम स्क्रीन को थोड़ा साइज कमा दीजिए ना, वो देखने में मतलब पूरा फॉर्मेट एक जगह नहीं आ रहा ना। हाँ अब आज दिस इज फॉर माई 6000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स थे ना, 10,000 शेयर्स थे टोटल हमारे पास में। रेस्ट 2000 के लिए ये है जिसमें कन्वर्जन हुआ। सेल्स मेरे को पीजीपी के लिए सेल्स और कॉस्ट माइनस करनी होती है। ठीक है, सेल्स आई एम हैविंग 225 रुपीज में बेचे हैं मार्केट में। ठीक, यहाँ पर पीजीपी के हेड में हो, सेल प्राइस तो सेम ही रहेगा शेयर्स का। ब्रोकरेज भी पे करी, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जो ब्रोकरेज पे थी उसको लेस करना था। फर्दर हमने परचेज माइनस करनी थी, परचेज कॉस्ट। अब मैं वापस से परचेज
ये वाली तो नहीं ले सकती ना, 12 रुपीज वाली या 16 रुपीज वाली जो बनती है, मैं वो तो नहीं ले सकती, क्योंकि उसका प्रपोर्शन एक बार तो मैं टैक्स निकाल चुकी हूँ, उस वेरिएशन के ऊपर तो मैं ऑलरेडी टैक्स एक बार कंप्यूट कर चुकी हूँ। तो इस केस में जो कैपिटल गेन की सेल कंसिडरेशन थी, जो कैपिटल गेन की सेल कंसिडरेशन थी, वो यहाँ पर अब कॉस्ट बन जाएगी। तो बेसिकली पर्पस था कि जो 4,50,000 की हमारी एसेट बिकी है, जिसकी इंडेक्स कॉस्ट आ रही थी 41,280, जिसकी इंडेक्स कॉस्ट इतनी आ रही थी 41,280, तो उसमें जो वेरिएशन है, उसके जो प्रॉफिट के एलिमेंट्स है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि कितना पार्ट कैपिटल गेन में जाएगा, कितना पीजीपी में जाएगा। अब मैं सेम चीज दोबारा करूंगी तो यहाँ तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट पे दोबारा से टैक्स पे करना हो जाएगा। लेट्स अगर मैंने ये पार्ट फॉलो करा तो अमाउंट कितना आ जाता है 399720, जो कि टोटल अमाउंट है। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का फर्क क्या हुआ है यहाँ करने का, तो यहाँ बेसिकली था कि कितना पार्ट शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन में जाएगा, कितना पीजीपी में जाएगा। फॉर दैट पर्पस इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी परचेज कॉस्ट थी, आर परचेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू द सेल कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। जब यहाँ पर मैं पीजीपी की कंप्यूटेशन कर रही थी इस पार्ट में, तो मैंने यहाँ पर सिंपली परचेज कॉस्ट ली, मैंने ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करा, क्योंकि इस टाइम ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था। तो ये सारी की सारी इनकम किसकी चलेगी, पीजीपी के हेड में चली गई है। आकांक्षा आपको क्लियर है कि नहीं है? मानसी मैं आपको नंबर दे रही हूँ ये, और जिस भी ग्रुप में आप हो उसमें मेरे को एटलीस्ट ऐड कर दें तो मेरी कम्युनिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। क्या आज ये सेशन स्टार्ट करने में बहुत ट्रबल हुआ? इसके अलावा आप लोगों ने कुछ पूछना है इस टॉपिक में जो पढ़ा है हमने? जैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया है यहाँ पर, मैंने आपको कुछ पार्ट दिया है लर्न करने के, सेक्शन 47 और एक लाइन 46 की, वो पढ़ने के लिए कही है, वो आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारी 2 क्लास रहेंगी, और आई मेक श्योर इस तरह की ट्रबली सिचुएशन ना हो वहां पर। और उन क्लासेस में मैं थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके चलूंगी। आज तो मैं चलो अभी फिलहाल वाइंड अप कर रही हूँ कि फ्यू स्टूडेंट हैव लेफ्ट दिस क्लास, मे बी आपका ग्रुप 2 की क्लास के लिए वो गए होंगे। तो आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम आपकी ऑन डॉट टाइम पे क्लास शुरू कर दूं। अगर किसी बच्चे ने इस जो पढ़ाया है उस टॉपिक से कुछ पूछना है, अदरवाइज दे कैन लीव द सेशन। थैंक यू वेरी मच धूली पीयूष। ओके, थैंक यू राजेश।